हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया 1757 टू 1857। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में हम पढ़ेंगे एक्ट्स के बारे में। कौन कौन से एक्ट्स पढ़ेंगे? सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद एक्ट पढ़ेंगे 1793 का एक्ट, और फिर चार्टर एक्ट पढ़ेंगे 1813, 1833 और 1853। ये हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश में आएगा कमर्शियल पॉलिसी। कमर्शियल पॉलिसी में 1600 से लेकर 1757 तक ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में 3 पॉलिसीज़ आएंगी, 3 लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट होंगे। सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे महलवारी सिस्टम और फिर रैयतवारी सिस्टम। ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एक्ट्स के बारे में। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्यों पड़ी? अब सबको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा मकसद जो था वो था प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, ये उनका सबसे बड़ा मकसद था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारा जो रिलेशन है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो क्या होगा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया होता है। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रेगुलेट करना चाहते थे जो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब हुआ जो इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट बैठी हुई थी। ये तो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये तो ट्रेड करने के लिए आई थी। इसको बनाया किसने था? ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, और इसको मोनोपोली दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप ईस्ट में जाकर ट्रेड कर सकते हो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रेगुलेट करना चाहते थे। जो वहाँ के ब्रिटिश के ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंग्लैंड में जो ऑफिशियल्स थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना चाहते थे। वाई? क्यों वो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट क्यों करना चाहते थे? क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स थे वो जेलस थे। किस बात से? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे इंडिया से वेल्थ लेकर वो ब्रिटेन में जाते थे, इंडिया से वो प्रॉफिट कमाकर इंडिया के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे यहाँ से पैसा कमाते थे, प्रॉफिट कमाते थे, और वहाँ जाते थे ब्रिटेन में वापस। तो इनको देखकर जो वहाँ के ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स थे, मिनिस्टर्स थे, इनको देखकर उनको जेलिस होता था कि हम भी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करें कि रेगुलेट करें किसी तरीके से, और हम भी प्रॉफिट कमाएं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ के जो लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये लोग जब वहाँ जाते थे ब्रिटेन में, तो वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इन्हें बोलते थे नवाब। नवाब से पुकारा जाता था वहाँ पर। ब्रिटिश के ऑफिशियल्स इन्हें नवाब्स बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे वो बोलते थे कि ये जो कंपनी है वहाँ जाकर क्या करते हैं, इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, सुप्रेस करते हैं। तो इनको अनपॉपुलर करना चाहते थे, वो अनपॉपुलर करना चाहते थे और अपने आप को रिप्लेस करना चाहते थे कि हम किसी तरीके से क्या करें, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करें और हम भी प्रॉफिट कमाएं वहाँ से। अब क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। बैंकरप्ट क्यों हो जाती है?
बैंकरप्ट कैसे होती है? करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट की वजह से। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो करप्ट होते हैं, वो करप्शन करते हैं। उनके पास तो पैसा बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास तो वेल्थ बहुत होती है, वो तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं। लेकिन जो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी को कुछ फ़ायदा नहीं था, कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी, कंपनी कंगाल पड़ चुकी थी। लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा थी, वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे थे। करप्शन की वजह से एंड मिस मैनेजमेंट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है? कंगाल पड़ जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है। और दूसरा, कंटिन्यूज वार्स, कंटिन्यू वार जो ये कर रही होती है। अब जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होती है उसमें इनको नुकसान होता है, कुछ फ़ायदा होता नहीं है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हैदर अली के साथ जो होती है 1766 से लेकर 69 तक चलती है। तो इन सालों में इनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और उसके बाद जो बंगाल में ड्रॉट आता है, मॉनसून फेलियर की वजह से बारिश नहीं पड़ती है, उससे बंगाल में ड्रॉट आता है 1769 में। ये कुछ रीजंस हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंकरप्ट होने के। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी लोन मांगेगी किसे? ब्रिटिश से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ईस्ट इंडिया कंपनी अप्लाइड फॉर लोन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और उनसे लोन मांगेगी। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसको रेगुलेट करने का मौका मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेगुलेट करने का मौका मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर लाती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया जाता है। कौन लाता है? ब्रिटिश की गवर्नमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में, क्या क्या लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ेंगे। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी जो हायर अथॉरिटी थी वो कौन थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और ये कहाँ बैठते थे? लंदन में। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे इनमें टोटल मेंबर 24 थे और इनका टेन्योर जो था वो 4 साल का था। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट सबमिट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रिपोर्ट होती थी वो देते थे ब्रिटिश की गवर्नमेंट को देते थे। रिपोर्ट ये बनाते थे सिविल केसेस, मिलिट्री, रेवेन्यू, इन केसेस पर बनाते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करते थे। अब इन्होंने क्या चेंजिंग लाई? जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको चेंज करके इसको हटाकर बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको हटा के बनाया क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वारेन हेस्टिंग। अब इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर लाए गए। इसको 4 मेंबर्स असिस्ट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और एक हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और 4 ये मेंबर। इन पांचों को क्या बोलते थे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इनको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इनको ये जो 4 मेंबर असिस्ट करते थे इनको मिलाकर क्या बोला गया? गवर्नर जनरल इन काउंसिल बोला गया। अब इन गवर्नर जनरल इन काउंसिल में कितने? 5 मेंबर हो गए ना। 4 मेंबर ये जो असिस्ट कर रहे हैं और एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल खुद, कितने हो गए? 5। अब ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल में डिसीजंस जो लिया जाता था वो मेजॉरिटी में लिया जाता था। और कोरम कितने का बनता था? 3 का। मेजॉरिटी 5
टोटल 5 थे तो मेजॉरिटी 3 की बनेगी, तो मिनिमम मेंबर जो चाहिए होते थे किसी लॉ को बनाने के लिए वो 3 चाहिए होते थे। तो कोरम कितने का बना? 3 का बना। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास कास्टिंग वोट हुआ करता था, इसके पास वीटो पावर नहीं थी। अब कास्टिंग वोट क्या होता है और वीटो पावर क्या है? कास्टिंग वोट में जैसे ये 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं जिसको असिस्ट करते हैं, इनमें से अगर कोई लॉ बनाने के लिए 2 मेंबर जो हैं वो हाँ बोल रहे हैं और 2 मेंबर जो है वो ना बोल रहे हैं कि ये लॉ नहीं बनना चाहिए, अब वो गवर्नर जनरल क्या करेगा? अपना वोट कास्ट करेगा। जिसकी तरफ कास्ट करेगा वो या तो अगर लॉ बनने की तरफ करेगा लॉ बनेगा, अगर ना की तरफ करेगा तो लॉ नहीं बनेगा। यह है कास्टिंग वोट। अगर उसके पास वीटो पावर होती तो अगर मेजॉरिटी, अगर 3 जो लोग हैं वो हाँ में बोल रहे हैं कि ये लॉ बनना चाहिए और एक मेंबर जो है वो ना में बोल रहा है कि ये लॉ नहीं बनना चाहिए, तो अगर गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर होती तो वो एक की तरफ वोट डालता, जिसकी तरफ वोट डालता 3 बोल रहे हैं ना में और एक बोल रहा है हाँ में, अगर गवर्नर जनरल इसकी तरफ वोट डालता है तो ये लॉ बन जाता है। ये वीटो पावर होता है। कास्टिंग वोट में जब टाई हो जाता है जिसकी तरफ गवर्नर जनरल वोट डालेगा वो काम होगा। इसके पास वीटो पावर नहीं थी, क्या था? कास्टिंग वोट था, वोट कास्ट कर सकता था, वीटो पावर इसके पास नहीं थी। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ज़्यादा पावर थी देन जो गवर्नर थे मद्रास और बॉम्बे के। मद्रास का गवर्नर भी था, बॉम्बे का गवर्नर भी था, लेकिन जो बंगाल का जो गवर्नर था इसको हटा के बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इन दोनों, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बंगाल के से ज़्यादा पावर जो थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास थी। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट लाया गया, सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पर? कलकत्ता में। और पहला चीफ जस्टिस जो था वो था एलिजा एम फे। ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।